नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम 10 क्लास का जो बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है भारत संसाधन का वो देखेंगे। तो पहला सवाल से शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उसके लिए 4 ऑप्शन रहेगा दोस्तों। बिहार का मैदानी क्षेत्र, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब। ये 4 ऑप्शन है, 4 तरह से रहेगा। आपको जवाब देना है इसका कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। इसका राइट आंसर, सही उत्तर ऑप्शन बी है, लिखा हुआ यहाँ पर उत्तराखंड। आपका ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल आपको दिख रहा है दोस्तों, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल जो होता है, 4 ऑप्शन इसमें है। ऑप्शन ए चूना पत्थर, ऑप्शन बी बॉक्साइट, ऑप्शन सी ग्रेनाइट, ऑप्शन डी लोहा। इसका राइट आंसर है, लिखा हुआ यहाँ पर ऑप्शन भी दिया हुआ है, ऑप्शन ए चूना पत्थर। आपको ये याद रखना है कि चूना पत्थर इसका राइट आंसर हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, इसको बहुत अच्छे से देख लेना है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? जो लोहा उत्पादन वाला राज्य कौन सा है सबसे बड़ा, यही सवाल है दोस्तों। तो ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी झारखंड। तो लोहा उत्पादन में ऑप्शन ए यहाँ पर लिखा हुआ है कर्नाटक, ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कर्नाटक जो है सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। ऑप्शन फिर अगला सवाल देखेंगे दोस्तों। अगला सवाल है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? तो ऑप्शन इसके लिए ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी मैग्नीज। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी में लिखा हुआ है लोहा। तो उद्योगों की जननी, क्योंकि लोहा से ही हर चीज का निर्माण होता है, बहुत सारा चीज, इसीलिए लोहा को ही उद्योगों की जननी कहा गया। अगला सवाल फिर देखेंगे, इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? खनिज जो होता है धात्विक और अधात्विक होता है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी अभ्रक, ऑप्शन डी टीन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अधात्विक खनिज में ऑप्शन सी में लिखा हुआ अभ्रक, ये आपका राइट आंसर है। फिर अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? भारत में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो उसके लिए ये सवाल रहेगा। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 150, ऑप्शन डी 200। इसके लिए जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी में लिखा हुआ 100। तो आप लोग को याद रखना है भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, ऐसा सवाल रहेगा। इसके लिए जवाब हो जाएगा 100 प्रकार के खनिज भारत में पाए जाते हैं। फिर अगला सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, चरक का संबंध किस देश से था? यानी चरक जो था वो एक आदमी है, चरक नाम है किसी का, वो किस देश से संबंधित था, यानी किस देश से संबंध रखता था, यही सवाल है। तो जानेंगे, इसमें 4 देश का नाम रहेगा। ए है म्यांमार से, ऑप्शन बी श्रीलंका से, ऑप्शन सी भारत से, ऑप्शन डी नेपाल से। इसका राइट आंसर भारत से। ये भारत का आयुर्वेदिक एक चिकित्सक के तौर पर था चरक, जो कि भारत से संबंधित था। ये आपका राइट आंसर भारत हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन रहेगा 4। ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी बरौनी, ऑप्शन सी डिगबोई, ऑप्शन डी गुवाहाटी। तो आपको ऑप्शन सी लगाना है, यहाँ पर सी में दिया हुआ डिगबोई, तो आपको डिगबोई याद रखना है। ऑप्शन कहीं पर है ABCD में, आपको ऑप्शन याद रखना है डिगबोई, कि तेल शोधक कारखाना जो है डिगबोई में है। ठीक है, अगला सवाल फिर देखते हैं, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? मैग्नीज उत्पादन में भारत का क्या स्थान है? तो उसमें है प्रथम ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में द्वितीय यानी दूसरा, ऑप्शन सी में तृतीय यानी तीसरा, ऑप्शन डी में चतुर्थ यानी चौथा। तो आपको जवाब रखना है ऑप्शन सी, तीसरा स्थान है मैग्नीज उत्पादन में। अगला सवाल देखते हैं, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? यानी मरुस्थल जो है मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, वो उसका विस्तार सबसे ज्यादा कहाँ है?
पहला है ऑप्शन उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो आपको ऑप्शन याद रखना है बी। बी में लिखा हुआ राजस्थान, आपको राजस्थान याद रखना है। मरुस्थलीय मृदा जो होता है, मरुभूमि, बलुआई मिट्टी वाला भूमि, वो राजस्थान में सबसे ज्यादा है, क्योंकि वहां पर पानी कम है, पेड़ पौधा कम होता है, इसीलिए। अगला सवाल देखते हैं फिर, इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? लोहा का निर्यात किस बंदरगाह से होता है, ऐसा सवाल है। उसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी पारादीप, ऑप्शन डी विशाखापत्तनम। तो उसका राइट आंसर लिखा हुआ है दोस्तों, ऑप्शन डी में है विशाखापत्तनम। तो विशाखापत्तनम याद रखेंगे। फिर है सवाल है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? यानी काली मिट्टी जो होता है, मिट्टी कई प्रकार के होते हैं दोस्तों, वो बाद में बताएंगे फिर दूसरे वीडियो में। तो अभी यहाँ पर ऑप्शन वाला सवाल चल रहा है, तो ऑप्शन में देखते हैं काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो बलुई, रेगुर, साल, पर्वतीय, 4 प्रकार का ऑप्शन दिया हुआ है। आपको जनरली रेगुर याद रखना है। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। फिर अगला सवाल देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? ये 4 ऑप्शन है, इसमें कन्वेंशन हुआ था प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु, यानी प्रकृति को बचाने के लिए एक कन्वेंशन हुआ था 1968 में। कहाँ हुआ था? तो पहला ए ऑप्शन में है अफ्रीकी कन्वेंशन, ऑप्शन बी वेटलैंड्स कन्वेंशन, ऑप्शन सी विश्व आपदा कन्वेंशन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ अफ्रीकी कन्वेंशन। तो आपको अफ्रीकी कन्वेंशन यहाँ पर लिखा हुआ याद रखना है, अफ्रीकी कन्वेंशन। फिर अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑप्शन है दिया हुआ, यहाँ सवाल भी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए डोलोमाइट, ऑप्शन बी जिप्सम, ऑप्शन सी प्लेटिनम, ऑप्शन डी काइनाइट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी याद रखेंगे। ये जो जिप्सम है बी में, ये बी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए। फिर अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से, सवाल है निम्नलिखित में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? निम्नलिखित में यानी निम्नांकित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? उड़ीसा के बारे में दोस्तों दिया हुआ है कि किस खनिज के लिए यह प्रसिद्ध है। तो उसका जवाब देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन है 4 लौह अयस्क, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी टीन, ऑप्शन डी में है मैग्नीज। ये आपका आंसर हो जाएगा मैग्नीज, ऑप्शन डी में है। तो मैग्नीज याद रखना है, मैग्नीज में जो है उड़ीसा में ही उत्पादक होता है। फिर अगला सवाल है, भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? भारत में तांबा का भंडार कितना है, ये सवाल रहेगा। ऑप्शन ए में 100 करोड़ टन, ऑप्शन बी में 125 करोड़ टन, ऑप्शन सी में 150 करोड़ टन, ऑप्शन डी में 175 करोड़ टन है। तो आपको जवाब याद रखना है, ऑप्शन बी में है इसका आंसर 125 करोड़ टन। इसका जवाब हो जाएगा 125 करोड़ टन, यानी भारत में तांबा का कुल भंडार आपको याद रखना है। फिर अगला सवाल है, एल्यूमिनियम बनाने के लिए, सवाल है एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? यानी एल्युमिनियम का जो निर्माण होता है उसमें किस खनिज का आवश्यकता होता है? तो यही सवाल है। उसमें ऑप्शन है मैग्नीज, ऑप्शन बी टीन, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी बॉक्साइड। ये आपका ऑप्शन रहेगा। तो आंसर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी में है बॉक्साइड। तो आपका ये बॉक्साइड एल्युमिनियम बनाने के लिए आवश्यकता पड़ता है। एल्युमिनियम जब बनता है तो बॉक्साइड का ही उसमें प्रयोग होता है। यह इसका राइट आंसर हो गया बॉक्साइड। अगला सवाल है, इनमें से कौन लोहयुक्त खनिज का उदाहरण है? सवाल है इनमें से कौन लोहयुक्त खनिज का उदाहरण है? लोहा का जो लोह मिल मतलब लोह मतलब हो गया कि लोहा का मिलावट, उसमें लोहा का अंश होना चाहिए। तो ऑप्शन ए है मैग्नीज, ऑप्शन बी है अभ्रक, ऑप्शन सी है बॉक्साइड, ऑप्शन डी है चूना पत्थर। तो इसमें हो गया मैग्नीज, ऑप्शन हो गया मैग्नीज, लोहयुक्त खनिज मैग्नीज हो गया। फिर अगला सवाल देखते हैं, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? सवाल है दोस्तों अगला कि मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन
मेंढक का जो प्रजनन होता है उसको नष्ट कौन सा रसायन कर देता है? तो उसी के लिए ऑप्शन है बेंजीन, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी एड्रीन, ऑप्शन डी फास्फोरस। तो इसका राइट आंसर है एड्रीन। एड्रीन याद रखना है, एड्रीन। इसका मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन एड्रीन है। फिर अगला सवाल देखते हैं। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी क्षेत्र तक संपदा निहित है? समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए 100, ऑप्शन ए है 10.2 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 15.5 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 12.2 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 19.2 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। यहाँ पर लिखा हुआ 19.2 किलोमीटर, ये आपका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी में है, तो डी याद रखना है। अगला सवाल है, बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है? बिजली का जो बल्ब होता है दोस्तों, उसका फिलामेंट किस धातु का बना होता है? ऐसा भी सवाल रह सकता है। इसमें लिखा हुआ बनाने में किसका उपयोग होता है? तो ऑप्शन ए टंगस्टन, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी कोबाल्ट, ऑप्शन डी जस्ता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है टंगस्टन। टंगस्टन धातु है जो कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है। तो अगला सवाल है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है कितना? 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में, 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, 20% भौगोलिक क्षेत्र में। तीसरा नंबर ऑप्शन डी में है, इनमें कोई नहीं। तो आपको राइट आंसर जवाब याद रखना है, ऑप्शन बी में लिखा हुआ 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में ये आपका वन विस्तार है भारत में। अगला सवाल है, किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? सवाल है, किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? किस खनिज का अत्यधिक मात्रा में भारत में उपलब्ध है, वो सवाल है। ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी चांदी। आपको याद रखना है लोहा का अधिक विस्तार है भारत में, लोहा में सुसंपन्न है देश भारत। अगला सवाल है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? जो मिट्टी होता है दोस्तों कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? यही सवाल है। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी जलोढ़, ऑप्शन सी काली मिट्टी, ऑप्शन डी पर्वतीय। ये सब मिट्टी का नाम है, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। तो कपास की खेती के लिए दोस्तों काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है, तो काली मिट्टी हो गया। फिर अगला सवाल देखते हैं, झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड राज्य में दोस्तों याद रखेंगे कोयला का बहुत बड़ा कोयला का उत्पादक राज्य है। इसमें कोडरमा जगह है जो कि किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ये सवाल देखेंगे, झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है अभ्रक, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी चांदी। तो आपको ऑप्शन याद रखना है अभ्रक। ऑप्शन ए में अभ्रक लिखा हुआ दोस्तों। इसका राइट आंसर अभ्रक हो जाएगा, अभ्रक याद रखना है। अगला सवाल देखेंगे, यहाँ पर अगला सवाल है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है कहाँ है? तो वो ऑप्शन में है, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए डिगबोई, ऑप्शन बी झरिया, ऑप्शन सी घाटशिला, ऑप्शन डी जादूगोड़ा। आपको जादूगोड़ा याद रखना है। ऑप्शन डी में यहाँ लिखा हुआ जादूगोड़ा, आपको ये ऑप्शन याद रखना है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है जादूगोड़ा। अगला सवाल है कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ये भी रहेगा। सवाल है तांबा, ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है मैग्नीज, ऑप्शन सी टीन, ऑप्शन डी लौह अयस्क। तो आपको ऑप्शन बी में मैग्नीज है, तो बी याद रखना है मैग्नीज। मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा। संविधान की धारा 21 का संबंध है। सवाल है, संविधान की धारा 21 का संबंध है
संविधान की सवाल है, संविधान की धारा 21 का संबंध है। तो ऑप्शन ए में है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, दूसरा है मृदा संरक्षण से, तीसरा है जल संसाधन संरक्षण से, चौथा है खनिज संपदा संरक्षण से। ये जो संविधान की धारा है वो 21 किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए में है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, यानी प्रकृति में जो संसाधन है उसको बचाने के लिए धारा 21 है। अगला सवाल है, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? सवाल है, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? तो ऑप्शन ए है 60, ऑप्शन ए है 60, ऑप्शन बी 70, ऑप्शन सी 80, ऑप्शन डी 90। ये आपका राइट आंसर ऑप्शन सी में है 80। ये 80 याद रखना है कि बिहार झारखंड में अभ्रक का उत्पादन 80% होता है। आपको फिर अगला सवाल दिखाते हैं, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। सवाल है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी विद्युत, ऑप्शन सी पेट्रोलियम, ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। तो आपको यहाँ प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण में याद रखना है विद्युत। विद्युत प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, विद्युत। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? इसका 4 ऑप्शन है, गोंडवाना समूह ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी कडप्पा समूह, अरावली समूह, ऑप्शन डी धारवाड़ समूह। आपको यहाँ ऑप्शन याद रखना है, गोंडवाना समूह में कोयला पाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? यानी 4 तरह का मिट्टी फिर यहाँ नाम दिया हुआ है ऑप्शन में ABCD करके। इसमें से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है, बहुत अच्छी मात्रा में उपज देती है वो मिट्टी? तो ऑप्शन ए है पर्वतीय, ऑप्शन बी मरुस्थलीय, ऑप्शन सी पीली मिट्टी, ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। तो ऑप्शन डी याद रखना है, जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होती है। सवाल है, देखते हैं, गोवा के संगम में कौन सा खनिज पाया जाता है? गोवा के संगम में कौन सा खनिज पाया जाता है? उसमें ऑप्शन है, गोवा राज्य है, वहां पर कौन सा खनिज पाया जाता है वही सवाल है। ऑप्शन ए अभ्रक, ऑप्शन बी बॉक्साइड, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी मैग्नीज। तो आपको लोहा याद रखना है कि गोवा के संगम में लोहा पाया जाता है। फिर अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? सवाल है, उसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी मेघालय। तो दोस्तों इसमें जानने वाली बात यह है कि राजस्थान ऐसा जगह है जहां पर पेड़ पौधा कम पाया जाता है, इसीलिए वहां पर सौर ऊर्जा की अधिक संभावनाएं हैं। क्योंकि जब वहां पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो सौर ऊर्जा का प्लेट जो लगेगा उसमें ज्यादा धूप का उपयोग होता है, सूर्य का प्रकाश रोशनी, इसीलिए राजस्थान हो जाएगा ऑप्शन है। ये तो कॉमन सवाल है, ये किसी को भी याद रह सकता है। बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ये नया सवाल है एक तरह का। ऑप्शन ए मैग्नीज, ऑप्शन बी बादामी अभ्रक, ऑप्शन सी लौह अयस्क, ऑप्शन डी बॉक्साइड। इसमें आपको ऑप्शन ए याद रखना है, यहाँ पर सी में लिखा हुआ है ऑप्शन सी लौह अयस्क। बादामी पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको लौह अयस्क याद रखना है। फिर अगला सवाल देखते हैं, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? सवाल है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? जो वन है दोस्तों, वन कई प्रकार के होते हैं, उनका सबसे अधिक विस्तार किस राज्य में है? ये 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो आपको दोस्तों याद रखना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन का विस्तार है। फिर अगला सवाल है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। सवाल है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ऑप्शन 4 ऑप्शन यहाँ लिखा हुआ है। ऑप्शन ए में कोयला लिखा हुआ है यहाँ पर, ऑप्शन बी विद्युत, ऑप्शन सी पेट्रोलियम, ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। तो आपको ऊर्जा याद रखना है यहाँ पर
गैर पारंपरिक स्रोत में विद्युत, ये विद्युत आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? मैग्नीज का प्रमुख सवाल है, इनमें कौन मैग्नीज का प्रमुख सवाल है, इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? राज्य का नाम है उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। आपको तमिलनाडु याद रखना है। मैग्नीज उत्पादन में ये सब राज्य प्रमुख है। यहाँ पर लिखा हुआ महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है, इसमें तमिलनाडु में मैग्नीज नहीं होता। अगला सवाल है, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं? पृथ्वी पर पानी की मात्रा, जल की मात्रा बहुत अधिक है, 3 हिस्सा जल है, इसीलिए पृथ्वी को वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं? पृथ्वी पर अत्यधिक मात्रा में जल की उपस्थिति है, इसीलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं। ग्रह दोस्तों आप लोग जानते हैं, इसमें लिखा उजला ग्रह, नीला ग्रह, हरा ग्रह, लाल ग्रह, ठीक है। तो इसमें नीला ग्रह कहते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं, आपको याद रखना है, नीला ग्रह, पानी की उपस्थिति के कारण। अगला सवाल है, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थिति कहाँ पाई जाती है? अधिक मात्रा में अधिक कहाँ पाई? ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए किस राज्य में या किस खाड़ी में? तो ऐसा लिखा हुआ है, मन्नार की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में, गंगा नदी में, कोसी नदी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, खंभात की खाड़ी में, ये ऑप्शन हो जाएगा सही। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है? सवाल है, दक्षिण भारत की सबसे नदी घाटी परियोजना है? ऑप्शन ए तुंगभद्रा, ऑप्शन बी अमरावती, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी हीराकुंड। आपको तुंगभद्रा याद रखना है। दक्षिण भारत की सबसे नदी घाटी परियोजना, बड़ी नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा। अगला सवाल है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध? तो ऑप्शन ए संसाधन संग्रहण से, संसाधन के विदोहन से, संसाधन के नियोजित दोहन से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको ऑप्शन बी याद रखना है, बी में लिखा हुआ संसाधन के विदोहन से। ऑप्शन कोई भी हो, संसाधन के विदोहन से याद रखना है कि डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन के विदोहन से। अगला सवाल देखते हैं, काला लोहा किसे कहा जाता है? काला लोहा किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन हेमेटाइट, दूसरा मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैग्नेटाइट। सवाल है अगला, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी है 3 अप्रैल, ऑप्शन सी है 3 सितंबर, ऑप्शन डी है 1 दिसंबर। तो आपको ऑप्शन ए में लिखा हुआ 5 जून, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दिवस हो गया। निम्नांकित में अगला सवाल है, निम्नांकित में किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है? कौन सा ऐसा खनिज है जो कि भारत निर्यात नहीं करता है? उसका ऑप्शन है लौह अयस्क, ऑप्शन बी मैग्नीज, ऑप्शन सी अभ्रक, ऑप्शन डी गंधक। तो गंधक ऐसा खनिज है जिसका भारत निर्यात नहीं करता है, याद रखना है। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है? भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है, ये सवाल है। तो ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो दोस्तों याद रखना है, झारखंड में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। भारत में सबसे ज्यादा कोयला झारखंड में उत्पादन होता है, ये याद रखना है कोयला के बारे में। अगला सवाल देखते हैं, मैग्नीज का निर्यात कर इनमें किस बंदरगाह से नहीं किया जाता? मैग्नीज का निर्यात इनमें किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? पहला ऑप्शन मुंबई, दूसरा मंगलोर, तीसरा मारवगांव, चौथा विशाखापत्तनम। ये ऑप्शन बी है मैंगलोर, ये ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा इसका। मैग्नीज का निर्यात किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? इसका मंगलोर हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखते हैं, टेक्सोल का उपयोग होता है? टेक्सोल क्या है और उसका उपयोग किस बीमारी में होता है? ये एक सवाल है। सवाल देखते हैं, टेक्सोल का उपयोग होता है, टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है? ऑप्शन ए है मलेरिया में, ऑप्शन बी एड्स में, ऑप्शन सी कैंसर में, ऑप्शन डी
टीबी के लिए ये रोग है दोस्तों, ये 4 तरह का रोग इसमें 4 ऑप्शन में दिया हुआ है। आपको टैक्सोल का उपयोग जो होता है कैंसर में होता है, कैंसर ऐसा बीमारी में टैक्सोल का उपयोग होता है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है दोस्तों, वर्ष 2000 में देश में मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ? 2000 ईस्वी में दोस्तों देश में मैग्नीज का उत्पादन कितना हुआ, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन ए में है 12 लाख, ऑप्शन 15 लाख टन, ऑप्शन डी 18 लाख टन, ऑप्शन सी 18 लाख टन, ऑप्शन डी में दोस्तों 15.5 लाख टन। तो ऑप्शन डी में लिखा हुआ 15.5 लाख टन, ये राइट आंसर है। ये 2000 ईस्वी में मैग्नीज का उत्पादन हुआ था 15.5 लाख टन, याद रखना है दोस्तों। अगला सवाल है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है, यानी कोयला का प्रकार जो है सबसे अच्छा कौन सा होता है, वो सवाल लिखा हुआ है। ऑप्शन है एंथ्रासाइट, ऑप्शन बी पीट, ऑप्शन सी लिग्नाइट, ऑप्शन डी बिटुमिनस। सबसे अच्छा कोयला का प्रकार एंथ्रासाइट होता है। ये 4 प्रकार है कोयला का, इस तरह से आप प्रकार भी याद रख सकते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन में 4 प्रकार का कोयला भी याद हो गया, और सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट आपको याद कर लेना है। सबसे अच्छा कोयला का प्रकार एंथ्रासाइट होता है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, देश में मैग्नीज का कुल भंडार कितना है? मैग्नीज का भंडार कितना है देश में? मैग्नीज का कुल भंडार कितना है? ऑप्शन ए में 379 मिलियन टन, ऑप्शन बी 38 मिलियन टन, ऑप्शन सी 1670 लाख टन, ऑप्शन डी 40 लाख टन। तो ऑप्शन सी में लिखा हुआ दोस्तों 1670 लाख टन है मैग्नीज का भंडार अपने देश में, भारत देश में। अगला सवाल, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या, सवाल है विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? भारत में निवास करने वाले लोगों की संख्या, जनसंख्या कितना है? ऑप्शन है 16%, पूरी दुनिया का है दोस्तों 16%, ऑप्शन बी 18%, ऑप्शन सी 20%, ऑप्शन डी 22%। पूरे दुनिया का जनसंख्या में प्रतिशत 16% आबादी भारत में निवास करती है। यही सवाल है दोस्तों, याद इसका रखना है 16%। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अगला सवाल है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो आपको पहला ऑप्शन दिया हुआ अनवीकरणीय, दूसरा नवीकरणीय, तीसरा जैव, चौथा ऑप्शन डी में अजैव। तो दोस्तों कोयला जो होता है बहुत समय बाद बनता है, लाखों करोड़ों वर्षों बाद, इसीलिए अनवीकरणीय हो गया, तुरंत नहीं बनता है दोस्तों, इसीलिए अनवीकरणीय हो गया। इसका राइट आंसर अनवीकरणीय याद रखना, कोयला संसाधन जो है। फिर अगला सवाल देखते हैं, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? यानी खनिज तेल जो होता है दोस्तों, किस राज्य में तेल का विशाल भंडार है? तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो तेल का अधिक भंडार दोस्तों असम में है, विशाल भंडार। अगला सवाल है दोस्तों, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? ऑप्शन है मानवकृत, ऑप्शन बी पुनः पूर्ति योग्य, ऑप्शन सी अजैव, ऑप्शन डी अचक्रीय। तो दोस्तों सौर ऊर्जा जो है पुनः पूर्ति योग्य है, क्योंकि सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि सूरज की रोशनी कभी खत्म नहीं होती है, इसीलिए यह पुनः पूर्ति योग्य है सौर ऊर्जा। आपको याद रखना है, ये तो कॉमन सवाल भी है। अगला सवाल है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? ऑप्शन है 100 NM, ऑप्शन बी 200 NM, ऑप्शन सी 150 NM, ऑप्शन डी 250 NM। तो आपको याद रखना है दोस्तों, ऑप्शन बी में लिखा हुआ 200 NM, तो आपको 200 NM याद रखना है। फिर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? आपको याद रखना अनवीकरणीय है ऑप्शन, ऑप्शन बी नवीकरणीय, ऑप्शन सी जैव, ऑप्शन डी में है अजैव। ये भी पेट्रोलियम भी जो है, कोयला और पेट्रोलियम दोनों अनवीकरणीय है, जो कि बहुत समय बाद बनता है, इसलिए अनवीकरणीय याद रखना है। अगला सवाल है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है?
ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी बरौनी, ऑप्शन सी समस्तीपुर, ऑप्शन डी कटिहार। तो ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण बिहार में है, ये बरौनी, आपको याद रखना है। अगला सवाल देखते हैं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण, वहां का ऑप्शन है वनोन्मूलन, अतिचारण, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी अधिक सिंचाई, ऑप्शन डी गहन खेती। तो ऑप्शन सी में दोस्तों याद रखना है अधिक सिंचाई है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई है, तो वो याद रखना है। अगला सवाल है, FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि का विस्तार था? भूमि वन का विस्तार 1948 में एक रिपोर्ट आया था AFO, उसके हिसाब से भारत में कितना हेक्टेयर में भूमि वन का विस्तार था? तो ऑप्शन ए में है 6 अरब हेक्टेयर, ऑप्शन बी 4 अरब हेक्टेयर, ऑप्शन सी 8 अरब हेक्टेयर, ऑप्शन डी 5 अरब हेक्टेयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 अरब हेक्टेयर। जो 1948 में रिपोर्ट आया था AFO का, उसमें 4 अरब हेक्टेयर पर भूमि पर वन का विस्तार था। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो 4 ऑप्शन है। ए में है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी पंडित नेहरू। तो जो चाचा नेहरू भी कहलाते दोस्तों, तो पंडित नेहरू जो है वो देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। ये सवाल है, इसका जवाब याद रखना। अगला सवाल, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन डी व्यास। ये आपको याद रखना है, सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना जो है सतलज नदी पर है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? ऑप्शन ए है 96%, ऑप्शन बी 95%, ऑप्शन सी 96.6%, ऑप्शन डी 96.5%। ये जो दोस्तों जल जो है महासागर में कितना प्रतिशत है? 96.6% याद रखना है दोस्तों, ऑप्शन सी में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो ऑप्शन ए में रहेगा फ्लोराइड, ऑप्शन बी में क्लोराइड, ऑप्शन सी आर्सेनिक, ऑप्शन डी लौह। ये 4 प्रकार का लिखा हुआ है दोस्तों, तो ऑप्शन सी में लिखा हुआ आर्सेनिक, तो आर्सेनिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक, इसका याद रखेंगे। अगला सवाल है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? कुछ हिंदी इस तरह से लिखा हुआ दोस्तों, उसको देखना है और हम जो बोल रहे हैं वो सही है। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 55%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 65%, ऑप्शन डी 70%। जो प्राणी का शरीर होता है दोस्तों, उसमें जल की मात्रा जो होती है 65% होती है। ऑप्शन यहाँ पर सी में दिखा हुआ है, दिख रहा है ऑप्शन सी में 65%, तो आपको ऑप्शन सी याद में 65% है, 65% याद रखना है। अगला सवाल है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? सवाल है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? ऑप्शन ए यूरेनियम, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी चूना पत्थर, ऑप्शन डी कोयला। तो आपको पेट्रोलियम याद रखना है। ऑप्शन बी में है दिया हुआ, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, तो ऑप्शन है पेट्रोलियम, याद रखना है। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? सवाल है, निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो ये इस तरह का सवाल है कि नदी घाटी परियोजना है बिहार में, बिहार की नदी घाटी परियोजना के बारे में सवाल है। तो ऑप्शन ए है दामोदर नदी घाटी, ऑप्शन बी भाखड़ा नांगल नदी घाटी, ऑप्शन सी रिहंद, ऑप्शन डी सोन नदी घाटी। तो बिहार में जो दोस्तों नदी घाटी परियोजना है वो सोन नदी घाटी है, क्योंकि और सब जो यहाँ पर 3 ऑप्शन है वो दूसरे राज्य में है, और बिहार का पूछा दोस्तों, यहाँ पर बिहार नदी घाटी परियोजना पूछा, बिहार में प्रमुख सोन नदी घाटी याद रखना है, बिहार की है। अगला सवाल देखते हैं,
एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है? एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह पूरे एशिया महादेश में, 7 महादेश है दोस्तों, सबसे बड़ा एशिया है। एशिया महादेश में सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। तो पहला ऑप्शन है तारापुर, ऑप्शन बी कलपक्कम, ऑप्शन सी नरौरा, ऑप्शन डी कैगा। तो आपको तारापुर याद रखना है, जो कि गुजरात में है दोस्तों। ये आपका एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है, जहां पर बिजली उत्पादन होता है। तारापुर आपको याद रखना है, जो कि गुजरात में है। अगला सवाल है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? 2001 का रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था भारत में? ए में है 25%, ऑप्शन बी 19.27%, ऑप्शन सी 20%, ऑप्शन डी 20.60%, ऑप्शन डी 20.60%। आंसर आपको याद रखना है 19.27%। ऑप्शन बी में है 19.27। ये याद रखना है, 2001 में भूमि पर विस्तार था। अगला सवाल, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया। वन जो है दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं, उसको वर्गीकृत किया जाता है। तो वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया, इस तरह का सवाल रहेगा। तो ऑप्शन ए है 4 वर्गों में, ऑप्शन बी है 3 वर्गों में, ऑप्शन सी है 5 वर्गों में, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया 3 वर्गों में। ऑप्शन बी में है 3 वर्गों में। तो इस तरह से याद रखना है, 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी। ये तो कॉमन सवाल है और हर बार लगभग पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में पूछ ही दिया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी, आपको राष्ट्रीय पक्षी याद रखना है, क्या है? मयूर। आपको ऑप्शन में 4 तरह के पक्षी का नाम रहेगा। ऑप्शन ए में यहाँ पर लिखा हुआ कबूतर, ऑप्शन बी हंस, ऑप्शन सी मयूर, ऑप्शन डी तोता है। इसमें मयूर आपको याद रखना है, सी में है। ऑप्शन कोई भी हो, आपको मयूर याद रखना है। अगला सवाल है, इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? ऐसा जीव के बारे में पूछा गया दोस्तों, जो सिर्फ भारत में पाया जाता है। आपको याद रखना है, ऑप्शन ए है घड़ियाल, ऑप्शन बी डॉल्फिन, ऑप्शन सी व्हेल, ऑप्शन डी कछुआ। ये जीव जो भारत में पाया जाता है केवल, वो है डॉल्फिन। ऑप्शन बी में याद रखना है, डॉल्फिन। इसमें फिर दोस्तों निम्न में कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? इससे पहले भी सवाल था दोस्तों, लौह अयस्क। यहाँ पर भी लिखा हुआ है लौह अयस्क के प्रकार। इसमें से 4 ऑप्शन है। ए है बिटुमिनस, बी एंथ्रासाइट, सी हेमाटाइट, इनमें से कोई नहीं। तो हेमाटाइट जो है दोस्तों ऑप्शन सी में, ये लोहा का प्रकार है। बाकी ये 2 जो है बिटुमिनस और एंथ्रासाइट, ये कोयले का प्रकार है। इसीलिए हेमाटाइट को लोहे के प्रकार में याद रखना है। फिर अगला सवाल देखते हैं। फिर अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? छत्तीसगढ़ में यानी कितना प्रतिशत लोहा का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 20%, ऑप्शन डी 40%। आपको ऑप्शन बी में लिखा हुआ 30%। तो छत्तीसगढ़ भारत में 30% लोहा का उत्पादन करता है, याद रखना है। अगला सवाल है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? सवाल है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? यानी किलोग्राम में है 5 किग्रा, यानी 5 किलोग्राम। बी ऑप्शन 15 किलोग्राम, ऑप्शन सी 10 किलोग्राम, ऑप्शन डी 20 किग्रा यानी 20 किलोग्राम। यानी कि ऑप्शन आपको याद रखना है 10 किलोग्राम, यानी मैग्नीज 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। तो आपको इस तरह से याद रखना है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था?
ठीक है, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था, यानी परमाणु विद्युत गृह। तो ऑप्शन है कलपक्कम, ऑप्शन बी तारापुर, ऑप्शन बी है नरौरा, ऑप्शन सी राणा प्रताप सागर, ऑप्शन डी तारापुर। ये सब दोस्तों परमाणु विद्युत गृह है भारत में। तो सबसे पहला जो है दोस्तों, सबसे बड़ा एशिया का, जो अभी बताए थे कुछ देर पहले सवाल भी था, सबसे बड़ा एशिया का परमाणु विद्युत गृह तारापुर था। ये पहला भी था दोस्तों, तो दोनों तरह से याद रखना है, पहला भी है और सबसे बड़ा भी है एशिया का, तो तारापुर है। अगला सवाल है, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है, जो कि बनने में बहुत समय लगता है, जिसका बनना बहुत ही कठिन से होता है, तो वैसा ही ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय कहलाता है। तो कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय सवाल है। तो ऑप्शन है जल, ऑप्शन बी सौर, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी पवन। तो कोयला जो है दोस्तों अनवीकरणीय है, क्योंकि यह बनने में बहुत समय लगता है, इसीलिए यह कोयला का निर्माण लाखों करोड़ वर्षों बाद होता है। पहले भी सवाल था, अनवीकरणीय, ये सवाल हो गया। अगला सवाल है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था, गोंडवाना समूह का जो कोयला का निर्माण हुआ था कितने समय पूर्व हुआ था। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए 20 करोड़ वर्ष पूर्व, ऑप्शन बी 20 लाख वर्ष पूर्व, ऑप्शन सी 20,000 वर्ष पूर्व, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको दोस्तों याद रखना है कि अभी कुछ देर पहले बताए थे, कोयले का निर्माण लाखों करोड़ों वर्षों बाद निर्माण होता है। तो यहाँ पर गोंडवाना समूह का जो कोयला क्षेत्र है वो 20 करोड़ वर्ष पूर्व निर्माण हुआ है, यह याद रख दोस्तों। सवाल भी है, मुंबई है क्यों प्रसिद्ध है, खनिज तेल हेतु। इस तरह से दोस्तों ये 80 सवाल का एक वीडियो है, आपको अच्छे से तैयारी कर लेना है 2025 में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल होने वाला है, भारत संसाधन एवं उपयोग बिहार बोर्ड का एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको याद करने लेना है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी विद्यार्थियों को ये फायदा हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।